बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे अपोजिशन लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात जो पीका अमेंडमेंट 2022 में हुकूमत ने मुतारिफ़ कराई है, जिसको ड्रकोनियन लॉ कहा जा रहा है। और ना सिर्फ अपोजिशन कह रही है बल्कि मीडिया भी कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कह रही है, इत्तेहादी भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब भी कह रहे हैं और अटॉर्नी जनरल खुद कह चुके हैं, जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये कह चुके हैं कि अगर इसी शक्ल में इस कानून को नाफिज कर दिया गया तो ये ड्रकोनियन होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने इस कानून के हवाले से क्या कहा था, सुनिए। एक मुतनाज़ा इशू बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं, लेकिन ये कानून किसी वजह से लेके आए हैं। अच्छा, ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के ये कानून जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में आया और हम तो सिर्फ इसमें तरमीम करने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन जब ये तरमीम हुई थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कानून आया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो उस वक्त अपोजिशन में होते हुए इमरान खान साहब क्या फरमाते थे। चलें, ये तो माजी था, इसको छोड़ देते हैं, अब हाल पे आ जाते हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने जो तौजी पेश की और जो जवाब पेश करने की कोशिश की पाकिस्तान के अवाम को एड्रेस करते हुए खिताब करते हुए पीका अमेंडमेंट 2022 के हवाले से, जिसको हर कोई ड्रकोनियन कह रहा है सवाए इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के और प्राइम मिनिस्टर साहब के बजाते खुद, क्या उन्होंने तौजी दी है वो ज़रा सुन। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई है और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया, 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, अभी तक सिर्फ 38 केसेस का फैसला हुआ है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा। अच्छा जी, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब तौजीहात दे रहे थे और जवाब पेश कर रहे थे कि क्यों इतना ज़रूरी है इस कानून को लेकर आना। अच्छा, पहली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है, इस वजह से कानून ये लाना बड़ा ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल मिसगाइड किया, लॉ मिनिस्टर साहब ने किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज नॉट टॉकिंग फैक्ट्स स्ट्रेट। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गंद आ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये तरमीम लेकर आए हैं, तो इस तरमीम का उससे कोई ख़ास बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया का जितना भी गंद है उसके लिए तो बेशुमार कवानीन ऑलरेडी सेक्शंस मौजूद हैं। पीका 2016 में हेट स्पीच एक जुर्म है, साइबर टेररिज्म है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, साइबर स्टॉकिंग है, स्पैमिंग है, स्पूफिंग है, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, ब्रीच ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। ये तमाम ऑफेंसेस ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। तो ये तरमीम उसके बारे में नहीं है। तरमीम है किसके बारे में? तरमीम ये है कि अब सेक्शन 20 का इतलाक मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हो सकता है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो सकता है, चैनल्स पर हो सकता है, प्रोग्राम्स पर हो सकता है। तो जिस गंद का हवाला आप दे रहे हैं उसको बिल्कुल आपको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उसके खिलाफ मैं तो कहता हूं हुकूमत को जंगी बुनियादों पर एक कदम उठाना चाह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहहब खुद ये फरमा रहे हैं कि 94,000 केसेस FIA में तवालद का शिकार हैं और 38 केसेस के फैसले हुए हैं। तो बाकी 93,962 केसेस के फैसले क्यों नहीं हुए हैं? इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या FIA की या एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पहली गवर्नमेंट देखी है जो खुद कहती है कि हमारे दौरे हुकूमत में इतनी पेंडेंसी है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि मैंने केस फाइल किया 3 साल से 4 साल से और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर किसको इंसाफ मिलेगा इस मुल्क में? उसका हल ये है कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और वो यकीनी कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि जो सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसका आप हवाला दे रहे हैं बरतानिया का, जुल्फी बुखारी साहब का, और आप कह रहे हैं मुराद सईद साहब भी वहां पर जा रहे हैं, उस सिस्टम को ठीक करें, उसको एफिशिएंट करें, वो काम करे। ये तो नहीं होना चाहिए कि डेफेमेशन का एक केस कोई फाइल करता है और उसका फिर फैसला ही ना हो। अगर वो नहीं हो रहे फैसले तो क्यों नहीं हो रहे? वो फैसले होने चाहिए। अब इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वतीरा ये है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर चीज अदालतों के ऊपर डाल देती है, जज साहिबान के ऊपर डाल देती है। देखें, अदालतें फैसला नहीं कर रही। मैं आपको बता रहा हूं
कि कल मैं इस्लामाबाद गया हूँ एंड आई हैड टू अपेयर बिफोर द मेडिकल ट्राइब्यूनल पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जिसमें अपील्स जाती हैं। अब मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, मेरा केस वहाँ पर लगा हुआ था। 10 बजे आई वॉज देयर इन द ट्राइब्यूनल और मैंने देखा वकला साहिबान जितने भी हैं वो बाहर खड़े थे अदालत से। पता लगा जी क्या हुआ, उन्होंने कहा जज साहब ने केसेस सुनने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? पता लगा जी जज साहब कह रहे हैं कि मैं पिछले 2 महीने से गवर्नमेंट को, लॉ सेक्रेटरी को, इवन सेक्शन ऑफिसर को पर्सनली जाके उनके दफ्तर में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मुझे स्टाफ दे, एटलीस्ट स्टेनोग्राफर दे दें, स्टेनो एक दे दें, लेकिन मुझे परमानेंट कोई स्टाफ ही नहीं दे रहा। मैं इस तरह अदालत, ये किसका काम है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। मैं इतनी दफा कह चुका हूं कि आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, आप रिसोर्सेज अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अदालतें फंक्शन नहीं कर सकती हैं। ये मेरे सामने पेंडेंसी पड़ी है, तकरीबन 21 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं इस मुल्क की अदालतों में। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जजेस काम नहीं करते और द जुडिशरी इज लेजी, इस वजह से है कि जजेस को एफिशिएंटली काम करने के लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। इस वजह से वो केसेस के फैसले नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि ऐसा लगता है कि वजीर आजम साहब की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की है, क्योंकि वो सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ के साथ मिला रहे। अच्छा, मिसाल वो दे रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब के केस की। सॉर्ट अगर पहले नहीं चला तो चलाएगा, जुल्फी बुखारी साहब वाला और मुराद सईद, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब। यहाँ अब ये हाल है कि हमारे वजीर, एक वजीर के खिलाफ किसी खातून ने लिखा, उसने इंग्लैंड में जाके इंसाफ लिया, उधर उसको फाइन किया गया। अब मुराद सईद के खिलाफ बात है, मुराद सईद सोच रहे हैं इंग्लैंड में कानून जाके केस करना। जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में केस किया। अब इंग्लैंड में जो इंसाफ मिला है जुल्फी बुखारी साहब को या मुराद सईद साहब वहाँ पे जा रहे हैं उनको मिलेगा, वो एग्जैक्टली वही बात है जो कि हम कहते हैं यहाँ पे कि डेफेमेशन का जो कानून है, यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि केस का फैसला 3 माह में होगा, अपील का फैसला 6 महीने में होगा, उसको आप फाल कर दें, उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दें। सेम यही कानून है इंग्लैंड के अंदर, जिसके तहत मुराद सईद साहब को इंसाफ मिलेगा या जुल्फी बुखारी साहब को इंसाफ मिल चुका। There is no concept of a criminal defamation in the United Kingdom। बल्कि वहां पे तो हाइड पार्क में जाएं, आप देखेंगे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आप हाइड पार्क में वो जो स्पीकर्स कॉर्नर है, और सिर्फ हाइड पार्क की बात नहीं है, पूरे ब्रिटेन में वैसे आप देखें, अमेरिका में देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व किया जाता है। ये तरक्की पसंद मुआशरों की एक निशानी होती है। तो कहाँ उनको कुछ जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया जा रहा है जी कि जी देखें हमने डेफेमेशन कंट्रोल करनी है, लेकिन फिर जो असल तरीका उसे कंट्रोल करने का, वो उसकी बजाय उनसे करवाया कुछ और जा रहा है। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर? ये वही बात है कि जैसे पहले शुरू में वो आए, उन्होंने कहा कि देसी अंडे, मुर्गियां, कट्टे जो है हम लेकर आएंगे और गरीब आदमी की तकदीर बदल जाएगी। और अब आके कल जब सनती पैकेज अनाउंस किया तो कहा है कि मुझे तो इस गवर्नमेंट के आगाज में पैकेज दे देना चाहिए था, क्योंकि मुल्क सब्जियां बेच के तरक्की नहीं करता। तो इसी तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा जा रहा है कि जी सोशल मीडिया पे जो गंद है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ, भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का तो ऑलरेडी सेक्शन मौजूद है, सेक्शन 22, और उसमें तो 5 साल भी नहीं 7 साल सजा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। तो किसने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया है कि जी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए ये अमेंडमेंट की जा रही? दिस अमेंडमेंट हैज नथिंग टू डू विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसका कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कानून ऑलरेडी मौजूद है। और फवाद चौधरी साहब, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे साथ कि वो आएंगे, और लास्ट मोमेंट मुझे बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब नहीं आ पा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, वो इरादतन नहीं आ पा रहे हैं या इतने मसरूफ हो गए हैं कि कमिटमेंट देने के बाद अब वो यू टर्न ले चुके हैं इस कमिटमेंट से भी कि उन्होंने शो में आना था। वो ये कह रहे थे कि क्रिमिनल लायबिलिटी सिविल लायबिलिटी से डिफरेंट होती है, और क्रिमिनल लायबिलिटी जो है और सिविल लायबिलिटी को मिक्स नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल लायबिलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब कोई कत्ल करता है, डकैती करता है, चोरी करता है, रेप करता है, ट्रेसपास करता है, कुछ और ऐसा ऑफेंस करता है विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, तो दैट इज क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन पूरी दुनिया में जो डेफमेशन है, इट इज अ सिविल डिस्प्यूट। लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन 500 के तहत क्रिमिनल डेफमेशन का कानून रखा हुआ है। सेक्शन 500 मौजूद है, उसकी सजा भी हो सकती है, मैजिस्ट्रेट साहब के पास दरखास्त भी जा सकती है। लेकिन अगर आप आज़ादी इजहार राय पे इस तरह कदम लगाएंगे और
आप कहेंगे सोशल मीडिया को गंद को कंट्रोल करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को उस पर ले आएंगे, तो वो तो फिर पता लग जाएगा ना कि आपकी नीयत क्या। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कल मेरे शो में कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन पीबीए के जो चेयरमैन है वो तो ये कहते हैं कि हम रेगुलेट होना नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता कि वो ये कहें कि हम रेगुलेट होना नहीं चाहते, वो रेगुलेट हो रहे हैं। As of now, when I speak to you at this moment, हम अभी भी रेगुलेट हो रहे हैं। पेमरा बैठा हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग दफ्तर है इस्लामाबाद में, वो बैठा हुआ है, नोटिफिकेशंस। ये पिछले दिनों साकिब निसार साहब की जब अलेजिड एक ऑडियो टेप आई थी और जिसमें बहुत मीडिया के हवाले से डिबेट हो रही थी, उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन हमें आया कि आज के बाद कोई भी लीक ऑडियो वीडियो जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चलेगी, और नहीं चली। जब खुदकुश बम धमाके होते थे तो दिखाया गया शुरू में कि जी बम धमाके के बाद के इमीडिएट मनाजिर क्या हैं, लाशें पड़ी हैं, खून है। एक नोटिफिकेशन आया कि ये आपने नहीं दिखाना, नहीं दिखाया गया। उसके बाद किसी की रेप का कोई विक्टिम है, उसके चेहरे को ब्लर कर दें, ब्लर किया गया। उसके बाद वी आर गेटिंग रेगुलेटेड और हम पे पेनल्टीज भी हैं, हर चीज है। इसीलिए देखें ये जितना गन जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे सोशल मीडिया पे होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं होता। तो फिर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों डाला है? असल तरमीम यह है कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये तलवार लटकाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि अगर हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के वज़रा के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ कोई बात की तो आपके साथ वो करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन बेग के साथ हुआ है। तो इस तरह से तो हुकूमतें नहीं चलती हैं, इस तरह से तो मुआशरे तरक्की नहीं करते हैं। इस तरह से तो फिर वो ही पैदा होते हैं फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जो कभी कहते हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलेहत के पले, जो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड यू टॉक अबाउट द फैक्ट कि जी हमारे राइट्स हैं, हमारी प्राइवेसी, हर बंदे के राइट्स हैं। 94,000 FIA में केसेस पड़े, क्यों फैसले नहीं हुए? प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मोहसिन बेग ने बात की है, FIA कैसे फाल हो गया है। मुराद सईद साहब कंप्लेनेंट थे, किस तरह 9 बजे FIR होती है, 10 बजे लाहौर से टीम इस्लामाबाद पहुंच जाती है और मोहसिन बेग को अरेस्ट करती है, और उसके बाद अभी तक जो तशद्दुद हुआ है मोहसिन बेग पे उसका कोई पर्चा हुआ? मोहसिन बेग ने तो जो फायरिंग किया उसके ऊपर 780 लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिर्फ कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर 780 लगेगी, जैसे TTP, लेकिन उसके ऊपर 780 लगा दी है। लेकिन उसको हिरासत में लेने के बाद जो तशद्दुद उसका हुआ, जिसका हुक्म मेडिकल कराने का अदालत ने भी दिया, उसके खिलाफ आपका एडवोकेट जनरल कहता है कि हम रेफरेंस दायर करेंगे। इज दिस द रूल ऑफ लॉ? और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली उसको मिलते हैं और बुलाते हैं, कहते हैं उस जज के। इस तरह अदलिया को आप इंडिपेंडेंस देंगे? इस तरह अदलिया काम कर सकती है, फंक्शन कर सकती है? तो ये चीजें जो हैं इसके ऊपर इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और आखिरी चीज मैं इंट्रो में कह रहा हूं, फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने कह रहा हूं कि, और बाकी मिनिस्टर्स को भी मैं दरखास्त कर रहा हूं कि मीडिया को फेस करें बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ और ज़र्फ के साथ। और ये जो बातें हैं ना कि ये तलवार लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना टिमकाना, तो मैंने पहले भी कहा था कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मीडिया वालों ने कोड़े भी खाए, लेकिन निकल गया वो वक्त भी, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं कि जी बगैर वारंट के अरेस्ट हो जाएगा, 5 साल सजा हो जाएगी, 6 महीने जेल में डाल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें होती हैं, आती हैं, वक्त आते हैं, डार्क इराज आते हैं, उसके बाद गुजर भी जाते हैं। और दूसरी बात कि जब कमिटमेंट किया करें तो शो में आया करें, ये ना किया करें कि ऐन मौके पे देखें कि मुझसे तीखे सख्त सवाल होंगे और आप शो से भाग जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये पीका के हवाले से एक तो आज आपकी परवेज़ इलाही साहब से भी गुफ्तगू हुई है, बता दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा, मामला कोई किसी करवट सेटल हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर अपोजिशन कह रही है, मीडिया कह रहा है, सिविल सोसाइटी कह रही है, इत्तेहादी कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, आपके अपने अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ये एक ड्रकोनियन कानून है, तो क्या इतनी ज़रूरत है कॉन्ट्रोवर्शियल होने की और इस कानून को सपोर्ट करने की और पाकिस्तान के अवाम पे नाफिज करने की? और प्राइम मिनिस्टर साहब से तकरीर में कहलवाने की कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसका तो सेक्शन ही डिफरेंट था। पहली बात तो ये है कि जो सेक्शन 20 है पीका का, वो इन्हीं तमाम मामलात को तय करता है और कवर करता है।
मुझे नहीं पता कि आपको क्यों लगता है कि ड्रैकोनियन है, क्योंकि अगर एक आदमी जो है किसी की जो घरों की इज्जत ना छोड़े, किसी का जो है वो फैमिली की इज्जत को तार करे, मुझे नहीं लगता कि वो क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं है आपके नजदीक। मैंने जैसा कल भी आपको किया था, फेयरली एंड स्क्वेयरली दिस फॉल्स अंडर अ क्रिमिनल ऑफेंस, और जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसका ड्रैकोनियन होने का ताल्लुक ही नहीं है। टोटल 5 साल उसमें सजा है, और वो भी पाकिस्तान में अदालतें हैं, सिविल अदालतें हैं। ड्रैकोनियन तो होता है कि जहाँ पे कोई ट्रायल ना हो, कुछ ना हो, उठा के जो है सजा सुना गए। ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो बड़ी इंडिपेंडेंट अदालतें हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बात हुई थी सुबह फिर साहब से, वहाँ पे भी गए थे ये सारे हजरात, तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा जी सिंपल बात है, हम रेगुलेशन चाहते हैं और मौसर रेगुलेशन होना चाहिए। आप इसमें जरूर सालसी करें, आप लॉ को भी समझ लें, बात भी कर लें, और जो सेफगार्ड्स डालने हैं वो भी डाल दें, और वो आप हमें सजेशन दे दें, हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको क्यों ये कानून ड्रैकोनियन लग रहा है। अच्छा, मुझे अकेले को नहीं लग रहा। अगर मेरे अकेले का मसला होता तो फिर तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये ऑपोजिशन को भी लग रहा है, ये तमाम मीडिया की बिरादरी को भी लग रहा है, ये सिविल सोसाइटी को भी लग रहा है, हर लॉ ड्रैकोनियन लगता है। ये आपके इत्तेहादियों को भी लग रहा है। लॉ हो चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, सुन तो लेना, उनको तो लगना ही है। मेरा सवाल तो सुन ले। ये आपके इत्तेहादियों को भी लग रहा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी लग रहा है, ये आपके अटॉर्नी जनरल को भी लग रहा है। और ड्रैकोनियन इस कानून को इस वजह से नहीं कहा जा रहा फवाद चौधरी साहब कि अगर कोई शख्स किसी के घर की इज्जत उछालता है, माँ बहन बेटी पे बात करता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, उसको तो पकड़ना चाहिए, उसको तो मिसाली सजा देनी चाहिए, उसको तो लितर मारें टिका के, ये तो मैं कहता हूं। लेकिन इस कानून तरमीम की आड़ में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पीका के नीचे ले आए, जो कि पहले नहीं होता था। तो एक्चुअली लेट्स स्पीक द ट्रूथ, सच की बात करते हैं ना। हमारे ऊपर आपने कल मुझे कहा कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कहते हैं कि हम रेगुलेट ही नहीं होना चाहते। सर, ऑलरेडी तो आप हमें रेगुलेट कर रहे हैं पेमरा के तहत। डेफमेशन की आप बात करते हैं, डेफमेशन सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, लेकिन क्रिमिनल भी है पाकिस्तान पीनल कोड में, वो भी हमारे ऊपर इतलाक। कितनी रेगुलेशन कर दी है हमारे ऊपर? तो जब इतनी रेगुलेशन करेंगे गला घुट जाएगा। एक एक करके सुन लें। जी जी, फरमाएं। पहली बात तो ये है कि जो अभी मुझे नहीं पता, आपका प्रोग्राम अभी चलेगा, उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो नेट पे चला जाएगा, आपके प्रोग्राम के क्लिप्स बनेंगे, ठीक है, वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर होंगे। मुझे आप तरीका बता दें कि कैसे आपके प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया से और उनसे अलग ट्रीट करें। मतलब कैसे इस फोरम को डिवाइड जो है वो ना हो, और एक फोरम क्यों ना हो, जबकि ऑफकॉम जो है, जो लंदन का लॉ है, उसमें उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने उसको इकट्ठा कर दिया है। तो पहली बात तो यह है कि अगर यूरोपीय यूनियन के और यूके के लॉ ड्रैकोनियन है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर ये लॉ भी उसी तर्ज के ऊपर है। दूसरी बात यह है, अटॉर्नी जनरल लॉ को ड्रैकोनियन कैसे कह सकते हैं? उन्होंने तो खुद बनाया है, वो तो खुद उसकी जो उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें थे। तो उन्होंने कैसे कहा? मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट हुआ है सर मीडिया के ऊपर। आपने रिमार्क्स दिए होंगे, किसी कॉन्टेक्स्ट में दिए होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दिया, उन्हें नहीं देने चाहिए थे। तीसरी बात यह है कि ये जो लॉ है, ये ऑर्डिनेंस जो है वो गवर्नमेंट, पूरी कैबिनेट जो है उसको पास करती है, उस कैबिनेट ने पास किया है, और उसकी लेजिस्लेशन को जो जुडिशरी है उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए और आगे जैसे बढ़ेगा। और चौथी बात यह है कि इसके अंदर जो आपने पहले बात बिल्कुल वाजे कर दी है, जो जहाँ पे क्रिमिनलिटी है वहाँ पे क्रिमिनल लॉ उसको डील करेगा, जहाँ पे क्रिमिनलिटी नहीं है उसको सिविल लॉ जो है वो डील करेगा। और ये जो पेमरा का लॉ है वो तो इनसफिशिएंट है। देखें, वो बना हुआ है 2003 का, आखिरी जो हमारा मीडिया का जो, और उसके बाद से बहुत डेवलपमेंट्स हो चुकी है मीडिया में। सो पेमरा लॉ रिडंडेंट हो चुका है। वी नीड न्यू रेगुलेशन, वी नीड न्यू लॉ, और इसके ऊपर जो है वो हमने पूरा काम किया हुआ है, वो हम इंशाल्लाह। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरतानिया में काम कर रहा है, वहाँ पर क्रिमिनल डेफेमेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उस हवाले से आपने मुझे अभी ये कहा है कि बरतानिया में क्रिमिनल डेफेमेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उन्होंने लागू कर दी है। आप मुझे हवाला देंगे किस कानून का, किस सेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं कि जिससे क्रिमिनल डेफेमेशन इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लागू हो चुकी है? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है वो उन्होंने इकट्ठा कर दिया ऑक्सफॉर्म के नीचे।
इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन ने ये लॉ इकट्ठा कर, तो लेकिन क्रिमिनल डेफेमेशन है उसमें, क्रिमिनल इकट्ठा करने के वो तो अलग क्रिमिनल लॉ के तहत वो क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो पूरी वो वहाँ पे है और वहाँ पर उसके मुताबिक होता है। वहाँ पे नहीं है, हमारा दूसरी बात वहाँ पे नहीं है, क्रिमिनल डेफेमेशन वहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है कि ये जो तोहमत है ना, तोहमत है, बहतान है, ये तो हमारे इस्लामिक लॉ की पनिशमेंट है। सूरह नूर के अंदर जो है वो औरतों के ऊपर तोहमत लगाना जो है वो तो हद पनिशमेंट में आता है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो तोहमत और बहतान है ये इसमें आता ही नहीं है, इसकी क्रिमिनलिटी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही गलत बात। पहली बात तो ये है कि कुरान और सूरह नूर या सूरह निसा जो है उसका तो हवाला देकर पीका 2022 को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। और अगर शरीयत, मेरी बात तो सुने ना, दिस इज नथिंग टू डू विद द इस्लामिक लॉ, नो दिस हैज नथिंग टू डू विद द इस्लामिक लॉ। जो अमेंडमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं इसका इस्लामिक लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुने ना। अब आप इस्लाम का कवर तो ना लें फवाद चौधरी साहब, इस्लामिक लॉ में बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। इस्लामिक लॉ है, पूरी दुनिया में लॉ है भाई। और सबसे पहले आपने बात की है औरतों के ऊपर अगर ये इल्जामात लगेंगे वो क्रिमिनलिटी है। अगर औरतों के ऊपर इल्जामात लगेंगे तो क्रिमिनलिटी तो ऑलरेडी मौजूद है ना। क्रिमिनलिटी के खिलाफ तो मैंने बात नहीं की, मैंने तो खुले अल्फाज में कहा कि ऐसे लोगों को लेकर मारें। सर मेरी बात तो सुने ना, क्रिमिनलिटी के खिलाफ तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि क्रिमिनलिटी जो सोशल मीडिया के ऊपर है उसके हवाले से कानून ऑलरेडी मौजूद था, सेक्शन 20, उसका इतलाक आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप मुझे बता दें किसने कहां पे किसके घर की औरत की इज्जत उछाली है जो आपको ऑर्डिनेंस के जरिए, मतलब कि पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन और आपको ये कानून लाना पड़ गया। ये अभी 24 में जो प्रोग्राम हुआ है जिसके ऊपर ये अपना मोहसिन बेग और ये सब लोगों के ऊपर पर्चा हुआ है, आप बता दें कि इसमें उसके बारे में तो तोहमत और बहतान है कि नहीं है किसी जो आप कह रहे हैं कि जो जस्टिफाई करते हैं, जो नहीं मैं नहीं कर रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ये लग नहीं रहा कि जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। की परवाह है ना, किसी के घर की परवाह है ना, किसी की घर की नहीं। मुझे तो परवाह, बात सुने ना फवाद चौधरी साहब, मुझे तो परवाह उन 94,000 कंप्लेंट्स की हैं जो FIA में इस वक्त पेंडिंग है। मुझे तो उन सब की परवाह है जिसमें से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 38 फैसले हुए हैं, 93,962 केसेस में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि उनका कंप्लेनेंट मुराद सईद नहीं था, क्योंकि किसी हाई प्रोफाइल बंदे के घर के हवाले से बात नहीं हुई थी। उन सब का ये लॉ से नहीं होगा ना सर, सिस्टम को ठीक करें ना। फवाद चौधरी साहब, लॉ तो आप 10 ले आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात कर रहे हो, एक तरफ रो तो कोई आर्गुमेंट तुम्हारा बने ना, आधे मिनट में एक बात करते हो, दूसरे मिनट में दूसरी बात कर देते हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपको तुम नहीं कह रहा तो आप भी मुझे तुम ना कहें, मैं आपको तुम नहीं कह रहा तो आप भी मुझे तुम ना कहें। आप बात सुनो ना, नहीं आप पहले मुझे तुम ना कहें, आप मुझे तुम ना कहें। भाई नहीं कह रहा तुम, आप कह के बात करें, मैं आपको आप कह के बात कर रहा हूँ, आप भी आप कह के बात करें। अगर आपकी इज्जत है तो बाकियों की भी इज्जत है ना। बिल्कुल, तो जो कंफ्यूज बंदा जब होता है उसका आर्गुमेंट नहीं होता। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप 1 मिनट में 1.5 सेकंड में एक बात कर रहे हो, 2 मिनट में आपकी दूसरी बात हो जाती है, कोई समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह बैठे हो। आप ये कह रहे हैं कि जो 94,000 कंप्लेंट्स हैं उनका फैसला होना चाहिए जी, बिल्कुल सही बात है, उनका फैसला होना चाहिए। इसीलिए हमने लॉ अमेंडमेंट कर दिया और इसलिए हमने उसको जो है वो कॉग्निजेबल बना दिया है, इसलिए हमने उसको जो है वो नॉन अवेलेबल बना दिया है। आप उसके ऊपर जो सेफगार्ड्स लगाने हैं वो बता देंगे, उसके बाद सेफगार्ड लगा देंगे, अल्लाह न करे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इज्जत सबकी ना सांझी होती है, तो किसी को तुम नहीं कहना चाहिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर, चाहे मैं उम्र में आपसे छोटा ही हूँ और मिनिस्टर नहीं हूँ। दूसरी बात कि आपने कहा कि ये 94,000 केसेस, अगर आप ये समझते हैं कि 94,000 केसेस को एड्रेस करने से, ये कानून बनाने से उन केसेस का फैसला हो जाएगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी गलत एडवाइस दी जा रही है। सर आप मेरी आर्गुमेंट तो सुने, सर मेरी आर्गुमेंट तो सुन लें, मिनिस्टर साहब मेरी आर्गुमेंट तो सुन लें। 1.5 सेकंड बाद आपका आर्गुमेंट इधर आ जाता है, 2 मिनट बाद अब तो अब आप इधर उधर खेल रहे हैं ना। अब आप मेरा आर्गुमेंट सुनने से घबरा रहे हैं, आप मेरा आर्गुमेंट सुनने से घबरा रहे हैं। आप सिस्टम को ठीक करें। कल मैं इस्लामाबाद में था, मिनिस्टर साहब, कंफ्यूजन आप दूर हो जाएगी ना, पहले लॉ पढ़ो, उसके बाद अपने आर्गुमेंट। आपसे ज्यादा मैंने लॉ पढ़ा है फवाद चौधरी साहब, लॉ मैंने बहुत पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लॉ की समझ है। आप मेरे साथ स्टूडियो में आके इसके ऊपर बहस कर लेना, आप स्टूडियो में आके मेरे साथ इसके ऊपर बहस कर ले, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत गाइड किया जा रहा है इसके हवाले से। पहले पढ़ो, फिर आप तुम कह रहे हैं, समझ लो, देखे ना, फिर आप तुम कह रहे हैं। ओहो, तुम कोई इशू नहीं है, पहले पढ़ लो,
बड़ा प्रॉब्लम ही आ जाता है जब प्रोग्राम आप करने बैठ जाते हैं बगैर तैयारी के। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। आपने को पता नहीं है लॉज क्या है, पहले लॉज में प्रॉब्लम क्या है। नहीं सर आपके पास तो लोकल एलएलबी की डिग्री है। मैं तो एलएलबी करने के बाद बार एट लॉ लिंकन जिल से करके आया हूं, जहां से कायदे आजम पढ़े थे, लामा इकबाल पढ़े थे, जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़े थे, 52 हेड्स ऑफ द स्टेट पढ़े हैं वहां से, कानून मैंने बहुत पढ़े। आप तो काफी सालों से वकालत नहीं कर रहे हैं, मैं तो लगातार वकालत भी कर रहा हूँ। इसको कोशिश कर लो। और दूसरी बात यह है कि तुम दोबारा ना कहें और सिर्फ मेरी बात इतनी सुन लें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसके बाद लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। यार बात यह है कि मैंने आपको बड़ी आधा घंटा सुन लिया है। बात यह है, मैंने आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि क्रिमिनलिटी ऑफ द लॉ कब बनती है। क्रिमिनलिटी के ऊपर आपने पहले कहा बिल्कुल सही है, 15 मिनट बाद आप कह रहे हैं सही नहीं है। अब एक तरफ हो गए तो आर्गुमेंट होगा ना। अब आप मेरे आर्गुमेंट को समझे नहीं, मैं आपको समझा दूं जरा दोबारा, अगर आप 1 मिनट सुन ले मेरी बात। आप सुनना ही नहीं चाहते, उसके बाद कर लेंगे। क्रिमिनलिटी पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन की। देखें अब आप फोन बंद कर गए हैं और ये आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं था तो आप फोन बंद कर गए और आप तू तड़ाक पे आ रहे हैं, आप मुझे तुम कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये इस वजह से आप कर रहे हैं क्योंकि अभी आप मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर होकर तो बंदा फिर अगले को तुम कह सकता है ना। लेकिन मुझे वो टाइम भी याद है जब आप मेरे पास आकर मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे और मुझे कहते थे मेरा छोटा भाई है, और मुझे कहते थे कि यार शो में किसी वक्त ले लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। शो को आगे लेके चलते हैं। फवाद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन काट कर चले गए, लेकिन एक दो बातें मैं कह दूं क्योंकि वो क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिल रही थी तो मिलनी चाहिए। और दूसरा वो कह रहे थे कि क्रिमिनलिटी के ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई मीडिया का, हम लोग भी सारे फैमिलीज़ वाले हैं, हमारे घर में माएँ बहनें बेटी हैं। कौन बागैरत शख्स ये चाहेगा कि जी किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर कोई बेगैरत हमला करे और कानून हरकत में ना आए? तो ये क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं इस हुकूमत के वजीर? दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो कानून अपनी जगह पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उस कानून को सख्त भी करना चाहते हैं कर दें। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर तो इस तरह की बकवासियात होती नहीं है ना। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स पे बात होती है, करंट अफेयर्स पे बात होती है। उसको एक इम्यूनिटी दी हुई है आईन ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 और 19 ए राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि अवाम तक भी तनकीद पहुंचनी चाहिए जो हुकूमत के, उसका गला ना घोटें। और ये कानून जिसका इतलाक आप पेमरा ऑलरेडी हमें रेगुलेट कर रहा है और आप कहते हैं कि पीका के अंडर भी आपको बराह रास्त ला रहे हैं, तो ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है। तो हम क्रिमिनलिटी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन जो तरीकाकार है उसके खिलाफ है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ कि सर अगर आप वाकई चाहते हैं, मुझे आपके वो बयानात याद है जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और आप कहते थे अदालतें ठीक कर दो, पाकिस्तान में सब ठीक हो जाएगा, और गरीब का दर्द और अदालतों के सिस्टम की जो शिकायत आप करते थे और हम आपके साथ थे, और हम तो कहते थे तहरीक इंसाफ है, इसकी हुकूमत आएगी तो ये मुल्क जो है ठीक हो जाएगा, इंसाफ लोगों की दहलीज पे फौरी सस्ता मिलेगा। और सर अगर आप वाकई चाहते हैं कि 94,000 केसेस जो FIA में तवालत का शिकार हैं, जिनमें से सिर्फ 38 केसेस के फैसले हुए, तो वो इस कानून से नहीं होगा सर। दिस लॉ हैज नथिंग, दिस विल मेक नो डिफरेंस, बिलीव मी। उसके लिए आपको पहले नंबर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो FIA में, उनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। 94,000 केसेस है सर, एंड अ हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, तादाद को बढ़ा दे। दूसरी बात, जजेस की तादाद को बढ़ा दे। सर कल मैं इस्लामाबाद में था, जज साहब ने कहा कि मैं काम नहीं करता क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने स्टाफ नहीं दिया हुआ, बावजूद इसके कि मैं लॉ सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में खुद जाके रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे स्टेनो तो दो ताकि मैं फैसले लिखवा सकूं। ये तो सर गवर्नमेंट का काम है ना सर, ये करवा दें, एफिशिएंसी हो जाएगी। तीसरी चीज सर, साइंटिफिक कर दें इन्वेस्टिगेशन को सर, चाहे वो FIA की है, वो पुलिस की है, वो मर्डर की है। चौथी चीज सर, करप्शन को खत्म कर दें सर इस सिस्टम में से, क्योंकि वो करप्शन भी बहुत डिले करती है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की जरूरत है। फरोग नसीम साहब आपको वो नहीं बता रहे, फवाद चौधरी साहब आपको वो नहीं बता रहे हैं, और पंजाब में जो राजा बशारत साहब है वो आपको वो नहीं बता रहे हैं। आपको जो बताया जा रहा है दैट इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स टू दिस लीगल सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ मिले, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठाने पड़ेंगे सर, थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। ये मेरा पैगाम है। बाकी मिनिस्टर साहब जो कह गए वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जाना था वो चले गए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं।
स्टोरी का ताल्लुक जो है वो मगरिब की मुनाफकत से। मेरे सामने डेली मेल के 2 ट्वीट्स हैं, दिखाइएगा स्क्रीन पे। पहला ट्वीट जो है वो इमरान खान साहब जब मिले हैं प्रेसिडेंट पुतिन से रशिया में, उसके ऊपर जो हेडलाइन लगी है वो है जी, इमरान खान शेमलेसली ऑफर्स टू इंपोर्ट 2 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड बाय गैस फ्रॉम रशिया। यानी कि कह दिया कि इमरान खान बेशर्मी से ऑफर कर रहे हैं कि हम रशिया से गंदम खरीदेंगे 20 लाख टन और गैस खरीदेंगे। और देखें रशिया जो है इसने जंग का ऐलान किया हुआ है यूक्रेन के खिलाफ। उसी डेली मेल के नीचे सेम पेज पे उसके नीचे अगली खबर लगी है अमेरिका और यूरोप के हवाले से। मैं आपको डबल स्टैंडर्ड्स बताने लगा हूं वेस्ट के, मगरिब के। उसमें उन्होंने लिखा है US and Europe paying Kremlin $1 billion a day for oil and gas despite harsh economic sanctions। यानी कि जब पाकिस्तान की बारी आएगी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं शेमलेसली ऑफर्स टू, यानी कि वो बेशर्मी से अमेरिका के साथ तजारत करने के लिए तैयार हैं और अपना बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप हर रोज $1 अरब की ऑयल और गैस, तेल और गैस खरीद रहा है डिस्पाइट हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस। तो यहां पे शर्म कहां पे गई, यहां पे गैरत कहां पे गई? और ना सिर्फ ये, मैं आपको बताऊं कि ये हमने तो देखा है ना कि जब रिपोर्टिंग होती थी वेस्टर्न मीडिया में वो किस तरह से होती थी। जब अफगानिस्तान में मासूम शहरी मरते थे, इराक में मरते थे, शाम में मरते थे, तब कैसे वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट करता था। और अभी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग है और जो मरने वाले हैं जंग में वो यूक्रेनियंस हैं, तो उसको वो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपको एक तासुब नजर आता है। यानी कि बाकायदा तौर पे वो लोग कहते हैं देखें ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, ये इराक नहीं है, ये शाम नहीं है, ये यूरोप है, ये यूक्रेन है, ये सुनहरे बालों वाले गोरी चमड़ी वाले लोग हैं जिनको बमबारी से गोलियों से मारा जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जिसके सुनहरे बाल नहीं है और जिसकी चमड़ी गोरी नहीं है उसकी जान इतनी कीमती नहीं है, वो कम कीमती है। तो ये वाला जो वेस्टर्न मीडिया का बायस है ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिएगा कि BBC कैसे रिपोर्ट कह रहे थे। ये मेरे लिए बहुत जज्बाती है क्योंकि मैं नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले यूरोपीय लोगों को कत्ल होते हुए देख रहा हूं। फिर CBS न्यूज किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। ये CBS न्यूज कह रहा था ये इराक या अफगानिस्तान नहीं है, ये निस्बतन मुहज़्ज़ब, निस्बतन यूरोपीय शहर है जहां आप तवक्को नहीं रख सकते कि ऐसा कुछ हो। अब अल जज़ीरा, हालांकि अल जज़ीरा तो कतर का है, वो कैसे रिपोर्ट कर रही है। तो ये कह रहे थे ये खुशहाल मुतवस्सित तबके के लोग हैं। इराक में लोग जो थे वो खुशहाल मुतवस्सित तबके के नहीं थे। ये वाज़ेह तौर पर पनाह गज़ीन नहीं है जो मशरिक़ वस्ती या शुमाली अफ्रीका से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी यूरोपी ख़ानदान की तरह लगते हैं जिसके साथ आप रहते होंगे। सिर्फ यूरोपी ख़ानदान की ही जान की, माल की, इज़्ज़त की हुर्मत है। अफ़गानी ख़ानदान, व्हाट अबाउट द इराकी ख़ानदान, व्हाट अबाउट द अफ़गानी ख़ानदान, व्हाट अबाउट द शामी ख़ानदान। मतलब कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है वेस्टर्न मीडिया में। फिर NBC न्यूज़ क्या कह रहे हैं ये भी सुन। ये कह रहे थे जी ये शाम के पनाह गज़ीन नहीं है, ये यूक्रेन के पनाह गज़ीन नहीं है, ये ईसाई हैं, ये सफ़ेद फार्म है, वो हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। ये सफ़ेद फार्म है तो क्या स्याह फार्म की जान की हुर्मत नहीं है? ये ईसाई हैं तो क्या मुसलमान की जान की हुर्मत नहीं है? जब फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर बमबारी होती है, जब कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर बमबारी होती है, मुसलमान लड़कों को, बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को मारा जाता है, और जब ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, इस्मत दरी की जाती है, तब ये मीडिया क्यों नहीं इस तरह से सेंटिमेंटल और जज्बाती होता? मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ करे यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, जंग होनी नहीं चाहिए, जंग किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। इस जंग के क्या मुहर्रिकात हैं वो एक अलहदा डिबेट है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग इज दिस कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये स्याह फार्म, ये सफ़ेद फार्म लोग हैं और ये ईसाई हैं और इन लोगों का कत्ल हो रहा है, तो क्या जहाँ पर मुसलमान हैं वो कत्ल हो रहे हैं वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है? वो उतनी ही बड़ी बात है। तो ये वाला जो एंगल है ये हम आपके सामने रखना चाहते थे। आगे मैं आपसे बात करूँ अगर पॉलिटिक्स के हवाले से, तो अगर बिलावल भुट्टो का हमारे पास आज का शॉट है प्रोड्यूसर साहब तो वो ज़रूर चलाएगा, जिसमें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उसका जवाब दे रहे हैं। शाहिद खाकान वाइस साहब ने आज जो कहा, अब एक सिचुएशन ये बड़ी अहम हो गई है कि ये देखना होगा कि अब इत्तेहादी किस करवट जाते हैं, क्योंकि मूनस इलाही साहब ने पहले कह दिया कि जी हम आपके साथ हैं, उसके बाद ऑपोजिशन दोबारा मिलती है परवेज़ इलाही साहब के साथ जाके, उसके बाद फिर पता लगता है कि परवेज़ इलाही साहब के किचन में कुछ पक रहा है और जब पकेगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, अगर आपके पास वो वीडियो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चौधरी बरादरान से कल मिले हैं लाहौर में,
तो मैं ज़रा बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की। अगर वो है तो चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल जब मिले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और मैंने इमरान खान साहब को हेड्स ऑफ द स्टेट जितने भी हैं मुख्तलिफ उनके साथ मिलते हुए देखा है। इवन कि जब ट्रंप के साथ मिले थे या सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ मिले थे तो उनका एक मखसूस अंदाज़ है, और कई दफ़ा डिप्लोमेटिकली उस अंदाज़ को कहा जाता है कि जी आप इस तरह से टांग पर टांग रख के ना बैठें, लेकिन खान साहब का वो अंदाज़ है वो बैठते। लेकिन जब चौधरी बरादरान के साथ उनकी कल मुलाकात हुई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, जैसे पता लग रहा था दैट ही इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम। और फिर बाद में हुकूमत ने और फवाद चौधरी साहब ने और दीगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी गवर्नमेंट के वो साथ हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन जो एलामिया जारी किया गया काफली की तरफ से उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, और उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने इयादत की, वो इयादत करने के बाद चले गए और दौरे रूस के हवाले से बात हुई, एक दो और चीज़ें उसके हवाले से बात हुई, जिसके ऊपर अब PMLN दोबारा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है कि तहरीक आदम एतमाद अगर आती है तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और दूसरा, शाहिद खकान अब्बासी साहब का अगर शॉट है तो वो चलाइएगा जिसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि अगर काफ लीग हमारा साथ नहीं भी देती है तो भी तहरीक आदम एतमाद हो जाएगा। यानी कि अब अपोजिशन इस हद तक कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर काफ लीग हमारा साथ नहीं भी देती है तो भी तहरीक आदम एतमाद हो जाएगा। इत्तेहादियों में अगर MQM की बात करें तो MQM जो है वो भी पहले उनका स्टेटमेंट आया कि जी हम फैसला करेंगे, उसके बाद फिर अगला स्टेटमेंट खालिद मकबूल सदीकी साहब का यहाँ तक आ गया एक आध दिन पहले कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। तो ये जो जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी जो अभी बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि मामला अभी सेटल नहीं हुआ। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने क्या कहा ये सुनिए। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रज़लाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। ये शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज क्या कहा है ये भी सुनो। आ गया है कि हमें अपना जिदोजहद करना है, हमने अपना लड़ाई लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है, और वो अदम एतमाद है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। तो ये ऑपोजिशन अभी तक कह तो रही है कि अदम एतमाद आएगी, लेकिन अब लगता यह है कि अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और मौलाना फजलुर रहमान बावजूद इसके कि कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, लेकिन लगता यह है कि इमरान खान साहब जितने फ़ाल हो गए हैं, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं और इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो ये लगता यह है कि जी अब तहरीक अदम एतमाद मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।